Listening my birthday, yeah, 'cause I gotta say, you're looking like a gift from me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. आज माना कि किसी के पास भी टाइम नहीं है और हर चीज़ को करने के लिए हमें एक ना एक रिमाइंडर सेट करना पड़ रहा है मोबाइल में या फिर डायरी में कहीं लिखना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी हमें 24 घंटे काफ़ी ज़्यादा कम लगते हैं। काम का प्रेशर, उसके साथ ही एज अ होम मेकर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें घर में जो आती हैं उनका हिसाब रखना, बच्चों का ख्याल और बाकी घर में खाना पीना, इन सब को देखते हुए हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं और घर के बहुत सारे कोने हमसे नेग्लेक्ट हो जाते हैं। और उस एरिया की बात कर रही हूँ जो हम दिन भर में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि वॉशरूम। आप अपने वॉशरूम के अंदर या फिर आप लोग कह लीजिए सिंक एरिया के पास न जाने कितनी सारी चीज़ें मार्केट से ख़रीद के लाते हैं और उन्हें रख देते हैं बिना ये सोचे कि कभी ये यूज़ में आएगी या नहीं। तो क्यों ना डिसाइड करके मेरी तरह आप लोग प्लानिंग करेंगे तो ज़रूर से आप लोगों का दिन बहुत ईजिली स्पेंड हो जाता है कुछ क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग के साथ। यानी कि अगर आप सुबह उठे और बिना किसी डिसीजन के बस आपने दिन भर उठ के काम करना स्टार्ट कर दिया तो एंड ऑफ द डे थकान के साथ आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने आज सोचा था डायरी के अंदर 4-5 पॉइंट्स लिखे कि मैं अपने घर के कौन से कोने हैं जिनके ऊपर तो आज मुझे फाइनली ध्यान देना है। अगर मैं अपने दिन को प्लान करके इतना प्रोडक्टिव बना लेती हूँ तो बच्चों के फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन भी मुझे उसी लेवल पे करानी पड़ती है। बट मैथ्स के लिए मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होती हूँ क्योंकि मैंने आरना को ना भांजो क्लासेस में एनरोल कराया है। मैंने देखा है मोस्टली जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनका एक फिक्स स्टडी प्लान होता है और हर बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसी पेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे कीप अप करे। बट ये सच है, देखिए हर बच्चा अलग होता है, उसका समझने का तरीका अलग है और वो अलग तरीके से उन चीज़ों को ग्रास्प करता है। ये चीज़ मैंने क्लोजली नोटिस करी है भांजू क्लास में। जब मेरी बेटी यहाँ पे क्लास ले रही होती है तो उसका फुल कंसंट्रेशन होता है, 100% उसका बिल्कुल ध्यान क्लास पे होता है। 45 is the whole number part and 634 is एंड व्हाट रियली स्टूड आउट फॉर मी वाज देयर अप्रोच। उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ ट्रेनर्स ना सीधा क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को कंसेप्ट कैसे सोच रहा है, किस तरीके से वो अपनी प्लानिंग कर रहा है उस आंसर को निकालने की। तो इंस्टेड ऑफ द चाइल्ड एडजस्टिंग टू द क्लास, क्लास खुद बच्चे के लेवल के हिसाब से एडजस्ट होती है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पेस स्लो होता है, डाउट्स को इंकरेज किया जाता है और क्यूरियोसिटी के लिए प्रॉपर स्पेस मिलता है। टाइम के साथ लर्निंग फोर्स नहीं लगती है, नेचुरल लगने लगती है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो भांजो क्लास के डेमो सेशन का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। ये क्लासेस 5 से 15 साल के बच्चों के लिए है, सो डू ट्राई इट आउट। Bye Anna. हम सब हमेशा अक्सर ये सोचते रह जाते हैं कि इन कॉर्नर्स को हम अपने घर के कभी भी दिखाएंगे नहीं किसी को, क्योंकि ये कोई एस्थेटिक पार्ट तो है नहीं हमारे घर का। पर हमेशा याद रखें ये कोने आप लोगों के हाइजीन से जुड़े होते हैं, ये कोने आप लोगों के घर में बच्चे यूज़ कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे चीज़ों को डंप करने में बहुत कम टाइम लगता है, पर इन्हें सॉर्ट आउट करके वापस से रीअरेंज करने और ऑर्गेनाइज करने में बहुत टाइम जाता है। और मैं भी क्योंकि डेली अगर कंटेंट बना रही हूँ या घर में कुछ आ रहा है जा रहा है तो इतना टाइम नहीं होता है। पर हाँ, अगर चीज़ों को सॉर्ट आउट करके एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र में रखा जाए तो बहुत इजीली चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। आज मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ना डीक्लटर करी हैं। आप लोगों को ऐसे बहुत सारे शैम्पू, मॉइस्चराइज़र, क्रीम या कुछ ऐसे रेज़र या उनकी ब्लेड्स मिल जाएंगी जो कि आपने शायद बहुत पहले यूज़ करना छोड़ दिया होगा एक्सपायर होने की वजह से, या आपने उनकी जगह कोई नया प्रोडक्ट ले लिया है। तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। मैं मानती हूँ हमें अपने घर में सामान को कम रखना चाहिए, पर इसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। और जब भी घर में कोई नया सामान आए तो ज़रूर से उस टाइम को थोड़ा सा आप लोग डिसाइड कर लें कि कब मैं बैठूंगी और चीज़ों को डीक्लटर करूंगी। अगर 2 नई बेडशीट घर में आ रही हैं तो प्लीज़ 2 बेडशीट्स को अपने घर से साइड कर दीजिए जो बहुत पुरानी हो गई हैं। सेम गोज़ विथ योर बाथरूम। बाथरूम के अंदर मैंने इस तरीके का 3 टियर ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करा। ये प्लास्टिक का बना है, क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग थी। 3 टियर है और नीचे व्हील्स हैं, तो इसे मैं मूव करके कहीं भी ले जा सकती हूँ। और ये क्योंकि प्लास्टिक का बना है तो इसमें जंग भी नहीं लगती है। बट हाँ, हमें चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैं अपने पुराने स्क्रबर का यूज़ करती हूँ और ऐसी साफ़ सफाई के दौरान अपने हाथों में ग्लव्स वेयर कर लेती हूँ। इससे आप लोगों के पुराने स्क्रबर्स फेंकने से पहले यूज़ में आ जाते हैं, या फिर आप बच्चों की या अपनी कोई पुरानी सॉक्स है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइज़र को मैं यहाँ पे थॉरोली क्लीन करूँगी, क्योंकि आज ये वाला सेक्शन मुझे बहुत अच्छे से डीक्लटर करना था। अगर मैं यहाँ पे लिस्टिंग ना करती, अगर मैं डायरी में ये ना लिखती कि आज मैं घर में काम क्या करूँगी, तो सच बता रही हूँ मैं भी दोपहर का लंच बना के 2 या 3 घंटे के लिए रेस्ट मोड में चली जाती, बच्चों को शाम को उठ के पढ़ाती, घर का खाना, काम, और बस मेरा दिन ख़त्म हो जाता। बट आज मैंने सोचा था कि दोपहर का टाइम मुझे यूटिलाइज़ करना है और आज मुझे इस ऑर्गेनाइज़र को पूरा सॉर्ट आउट करना है। अगर आप लोग भी इस तरीके से मिनी गोल्स बनाएंगे और अपने घर के काम करेंगे, चाहे वो किचन हो, फ्रिज हो, या बच्चों की बुक शेल्फ हो, आपकी ड्रेसिंग टेबल हो, तो सच मानिए आपके घर को ऑर्गेनाइज रखने से कोई भी नहीं रोक सकता है आपको। आपको ऑर्गेनाइजेशन इसलिए रखनी है अपने घर में ताकि आप लोगों को सामान ज़रूरत का टाइम पर मिले और उसको वापस से रखने की जगह आपको पता हो। यहाँ पे छोटे बड़े ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं हमारे बाथरूम में, जिनमें आप लोग ब्रश रखते हैं, बहुत सारा सामान रखते हैं, पर नीचे की तरफ देखेंगे तो बहुत गंदगी होती है। तो क्यों ना आज इसे भी अच्छे से क्लीन कर लिया जाए। और आपको पता ही है डेली बाथरूम यूज़ में आता है, न जाने दिन में कितनी बार, जितने मेंबर्स उतनी बार। तो आपको यहाँ पे बाथरूम के अंदर मग्स, टब, बकेट, इनकी भी क्लीनिंग का एक रूटीन बनाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने बाथरूम को आप लोग साफ़ रख पाएंगे। तो आज मैं इन सारे ऑर्गेनाइजर्स को अच्छे से वॉश कर दूंगी और अब इसके अंदर बिल्कुल ज़रूरत का सामान। आप लोग अपने बाथरूम की क्लीनिंग हमेशा 15 दिन में एक बार ज़रूर से कर लें, और ये डीक्लटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ना घर को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, पर उसे डीक्लटर करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से घर में काफ़ी सारा सामान हो जाता है और सामान तो हो ही जाता है, उसके साथ उसे रखने की जगह नहीं बचती है। और जो सामान आप लोगों के पास ऑलरेडी है, अगर उसे ही आप लोग यूज़ कर लें उस प्रोडक्ट के एक्सपायर होने से पहले। मैंने जब आज यहाँ पे अपने बाथरूम के अंदर डीक्लटरिंग स्टार्ट करी, तब पता चला बहुत सारे फेशियल मास्क आपने ख़रीद रखे होते हैं, शैम्पू ख़रीद रखे होते हैं, और वो डीक्लटर करने के टाइम पे पता चलता है कि उन्हें एक बार भी यूज़ नहीं करा था और वो एक्सपायर हो चुके थे। यहाँ पे आप लोगों को बस इसी तरीके से अपनी होम मेकिंग के अंदर ध्यान देना है कि चीज़ें एक्सपायर होने से पहले यूज़ करी जाएं और साफ़ सफाई का हम लोग थोड़ा ध्यान रखें। दोपहर का टाइम गृहिणी के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो अपने मी टाइम के अंदर उस फेज़ को एंजॉय कर रही होती है, जहाँ पे वो ये प्लानिंग कर रही होती है कि उसे नेक्स्ट डे क्या करना है। वो ये सोच रही होती है कि रात को खाने में क्या बनेगा। वो उस टाइम उसका फ्री टाइम ज़रूर होता है, बट उस टाइम पे भी वो ये सोच रही होती है कि आगे अब मैं क्या काम करूँगी। बट अगर आप लोगों को अपना रियल मी टाइम एंजॉय करना है, जिसमें आप लोग बैठ के आराम से अपनी कोई मूवी देखना चाहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, तो इस तरीके का रूटीन बनाएंगे ना, डायरी में सुबह उठ के लिख लेंगे 2-4 काम जो आपको करने हैं, तो रियली में आप लोगों का घर भी ऑर्गेनाइज मिलेगा। आप लोगों को शांति रहेगी कि हाँ, घर इतना फैला हुआ नहीं है, और एक ऑर्गेनाइज घर, एक साफ़ सुथरा घर आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं हमारे घर के जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम उसे डेली यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हाइजीन की बात है तो सिर्फ फ्रिज और किचन तक ना रुकें, आपके पास बहुत सारी और जगह होती हैं जहाँ पे हमारा ध्यान अक्सर जाता नहीं है, पर उस एरिया को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में जितने मेंबर्स उतने ही शूज़, और शू रैक आप लोग कहीं पे भी सामने डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। वो एक ऐसी जगह रखी जाती है जहाँ पे किसी को शूज़ दिखाई ना दें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को दिखाई नहीं देंगे तो वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं रख सकते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करा था और ये कम से कम 1 महीना मेरा चल गया। आज 1 महीने बाद मैं अपनी इस शू रैक को देख रही हूँ और ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इससे पहले जब किया था तो आप लोगों के साथ कुछ डीक्लटरिंग भी शेयर करी थी। बच्चों के जो शूज़ होते हैं वो उनका या तो साइज़ बड़ा हो जाता है इसलिए हमें फेंकने पड़ते हैं, या फिर कुछ फट जाते हैं इसीलिए फेंकने पड़ते हैं।
पर बड़ों के शूज़ और बड़ों की सैंडल्स और हमारी फुटवेयर्स के साथ भी यही इशू आता है कि उनके अंदर या तो कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, रिपेयर की ज़रूरत है, वो भी हम ध्यान नहीं देते हैं और बहुत सारे काम पेंडिंग हमारे चले जाते हैं। इसीलिए मुझे तो हमेशा अपनी लिखने की आदत बहुत पसंद आई है, क्योंकि लिखने से मुझे चीज़ें याद रहती है और मैं श्योरली वो काम करती हूँ। और जब जब मैंने ये सोचा है कि हाँ आज मैं ये काम कर लूँगी और आज नहीं तो कल हो जाएगा, बट फिर उसके बाद उसका दिन कभी नहीं आता है। शू रैक के अंदर मैंने नीचे न्यूज़पेपर लगाए थे, जिसकी वजह से नीचे डस्ट नहीं जाती थी, बट अब मुझे लगा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एरिया को मैं फ्रीक्वेंटली क्लीन करने वाली हूँ। मतलब 1 महीने का गैप नहीं, हर 15 से 20 दिन के अंदर मैं इस एरिया के अंदर अच्छे से ब्रश घुमा के सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। ये वाला एरिया जो होता है जहाँ पे आप लोगों ने अपने घर का ऐसा कॉर्नर बनाया है जहाँ पे आप लोग सारा सामान अपना एक्स्ट्रा घर का रखते हैं, या फिर वैक्यूम क्लीनर रखते हैं, एसी है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों की जो घर में रखते नहीं हैं और पीछे की तरफ या कहीं पे भी ऐसे एक रूम में रख देते हैं जो कि एक स्टोर रूम की तरह काम करता है। तो उस रूम की भी क्लीनिंग उतनी ही ज़रूरी है जैसे बाकी घर के बाकी कोनों की। तो क्यों ना एक कॉर्नर से स्टार्ट करा जाए और धीरे धीरे बढ़ते हुए घर के फिर सारे कॉर्नर्स को हम लोग ईज़िली टैकल कर पाएंगे। यहाँ पे मैं कुछ शू ऑर्गेनाइज़र हैं जिनका यूज़ करती हूँ और रियली में इन्होंने मेरी बहुत मदद करी है स्पेस बचाने में। वरना इसी शू रैक के अंदर हर शूज़ को रखने के लिए या तो मैं शू बॉक्सेस का यूज़ करती, और इन ऑर्गेनाइज़र्स की वजह से एक ही बार में मेरे शूज़ भी आ जाते हैं, जगह भी बच जाती है। तो यहाँ पे ये 8 का सेट मैंने लिया था, 8 वाइट है और 8 ब्लैक है। इन्हें यूज़ करते हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं अब मुझे। इनका डिज़ाइन और पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे की तरफ फ्रंट में एक स्टॉपर की तरह लगा हुआ है और बीच में भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मार्किंग्स हैं जिनकी वजह से जो शूज़ हैं वो स्लिप नहीं करते हैं। तो अच्छा खासा फ्रिक्शन बन जाता है और शू रैक के अंदर शूज़ बहुत ही कम स्पेस में आ जाते हैं। जूती वगैरह रखनी है या कुछ ऐसी बेलीज रखनी है तो एक ही ऑर्गेनाइज़र में मैंने देखो यहाँ 2 पेयर रख लिए हैं। तो इस तरीके से जगह भी बच जाती है और बहुत इजीली आप लोगों को दिख जाता है कि कौन से शूज़ हैं, किस तरीके से मैं इन्हें रख सकती हूँ। शू बॉक्सेस के साथ अगर कुछ शूज़ हैं तो बॉक्सेस को बिल्कुल ना फेंके, उनके अंदर नए शूज़ बच्चों के बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, डस्ट से बचे हुए रहते हैं। मेरी बेटी की भी कुछ यहाँ पे न्यू सैंडल थी तो उसको भी मैंने शू बॉक्स में रखा है और अब इसके ऊपर भी आराम से एक पेयर आ जाएगा। छोटे बच्चों के शूज़ के साथ उनका लगाव बहुत होता है, बट जो चीज़ ख़राब हो गई है उसे ज़रूर से हटा दें। यहाँ पे मैंने कुकी बॉक्स है उसका यूज़ करा है, जो कि प्लास्टिक के हमारे पास घर पर काफ़ी सारे होते हैं। इनके अंदर पॉलिश और ब्रश दोनों आ गई। अब यहाँ पे मैंने 2-3 शूज़ डिस्कार्ड करे अपने बेटे के, बेटी के, और उसके साथ ही मैंने अपनी भी एक बेली जो कि मेरी शादी के टाइम की थी, अब मैं इसे हटा रही हूँ क्योंकि 11 साल हो गए हैं और शायद मैंने इसे 11 बार भी नहीं पहना होगा। तो जब 11 साल में 11 बार भी नहीं पहना तो आगे मैं क्या ही पहनूंगी इन्हें। तो इसीलिए मैंने अपना यहाँ पे जो इनके साथ मेरा अटैचमेंट था उनको साइड में रखते हुए इन्हें पॉलीथिन में डाला और अब इन्हें हटा दूंगी मैं। तो यहाँ पर है मेरे दोपहर के जो टाइम को मैंने आज प्रोडक्टिवली यूज़ करा, उससे मेरी आज ये शू रैक भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई, मेंटेन हो गई, चीज़ों का पता चल गया। और अब उसके बाद बारी आती है किचन के उन छोटे मोटे कामों की जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे कि अगर हमें रिफ़िल करना होगा तो हम लोग ना रिफ़िल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं, पर कुछ किचन की टूल्स हमारी काफ़ी मदद करती हैं। जैसे कि ये सिलिकॉन का बना हुआ है और इसकी हेल्प से आप लोग दालें डाल सकते हैं। जो छोटे मुंह वाली बॉटल्स होती हैं उनके अंदर ऑयल भरना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पे बहुत इजीली ये काम भी हो जाएगा। और इस तरीके से छोटी छोटी रीफिलिंग किचन की आप लोग टाइम टू टाइम अगर करते रहेंगे तो हमारे पास काम ना बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और ये काम तो आप तब भी कर सकते हैं जब किचन में चाय बना रहे हों या फिर घर में कुकिंग कर रहे हों। किचन के अंदर एक चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठी करके रखते हैं और वो होते हैं प्लास्टिक के स्ट्रॉ, एक्स्ट्रा प्लास्टिक स्पून और उसके साथ साथ किचन के ये नाइफ़। इन नाइफ़ के बारे में मैं क्या ही बताऊं, मतलब ये वो नाइफ़ होंगे आपके किचन के जो होते तो हैं बट हम इन्हें यूज़ नहीं करते हैं, ये सोच के कि ख़रीदे थे इसीलिए हम इन्हें रख लेते हैं और ये कभी यूज़ में आ जाएंगे और डिस्कार्ड करने का तो सोचते ही नहीं है कभी। बहुत सारे नाइफ़ होते हैं जिनकी एजेस जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, कभी किसी गलत आपने चीज़ के ऊपर इसे यूज़ कर लिया उस वजह से
तो हम हमेशा एक ही नाइफ़ होता है हमारे किचन में जो हमारा फेवरेट होता है और उसी की हेल्प से हम लोग सारी चॉपिंग कटिंग कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा नाइफ़ हमें क्यों रखने हैं, जब आप लोग अच्छा नाइफ़ का सेट ले सकते हैं और एक ऐसा नाइफ़ सेट जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएं। तो क्योंकि मेरा वो वाला नाइफ़ ख़राब हो चुका था, ब्लंट हो चुका था, तो मैंने पिजन ब्रांड का एक ये नाइफ़ परचेज़ करा है। ये भी वैसा ही है सेम टू सेम, मतलब कि जैसे आप लोगों को बड़ी कोई चीज़ कट करनी है उसके लिए ये बेस्ट रहता है। मैं इसे पनीर कट करने के लिए, पपीता कट करने के लिए या फिर वाटरमेलन कट करने के लिए, इन चीज़ों में मैं इसका यूज़ करती हूँ। और दूसरा मैंने एक लिया है पिजन ब्रांड का ये नाइफ़ सेट, जिसके अंदर आप लोगों को ना नाइफ़ भी अलग अलग स्टाइल के मिल जाएंगे। कुछ फ्रूट्स की कटिंग के लिए हैं, कुछ वेजिटेबल्स के लिए हैं और बहुत ही शार्प थे और स्टाइल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। किचन में डुप्लीकेट आइटम रखना, प्लास्टिक की चीज़ें भर के रखना उस समय के लिए जो पता नहीं कब आएगा। तो हम लोग बहुत सारा अपने किचन के अंदर सामान डंप करके सोचते हैं कि अब इसकी डीक्लटरिंग कैसे होगी। तो डीक्लटरिंग के लिए सबसे पहले पुरानी चीज़ें हटाए, जैसे कि मैंने वो नाइफ़ हटाया और अब उसकी जगह ये नया नाइफ़ का सेट जो है अब ये मेरी किचन में रहेगा। तो हर चीज़ का एक टाइम आता है जब हमें उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है और वो टाइम आप लोग तभी मैनेज कर पाएंगे जब पूरे दिन की प्लानिंग आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर इंस्पायर करेगा अपने होम मेकिंग में कुछ प्रोडक्टिव तरीके से अपने घर में कैसे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है और साफ़ सफाई के साथ साथ किस तरीके से आप लोग भी अपने दिन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आई होप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक सन। टेक केयर एंड बाय बाय।